हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से एक हॉरर सस्पेंस स्टोरी। ये एक तेलुगु मूवी की एक्सप्लेनेशन है। मूवी का नाम है कलिंगा। उम्मीद करती हूँ ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। आप ये मूवी फुल देखना भी पसंद करोगे। तो स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, आप प्लीज़ लाइक कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमें सनातन धर्म के बारे में बताया जा रहा था। कहा जा रहा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत से राक्षस भी है जो बहुत डरावने भी है। ये कुछ वेद उपनिषद की भी बातें करते हैं। आगे यहाँ स्टोरी बताई जाती है भक्त प्रहलाद की, जहाँ उसके पिता हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। हिरण्यकशिपु एक राक्षस ही था। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी नरसिंह का गुस्सा शांत ना हुआ, वो बेकाबू हो गया। सारे भगवान ने मिलकर उन्हें काबू करना चाहा, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। भगवान शिव ने नरसिंह को रोकने के लिए काल भैरव का रूप लिया, मगर इसका भी कोई फायदा ना हुआ। बाद में शिव ने जरांभा अवतार लिया। यह थोड़ा पक्षी और आधा शेर था। उनके बहुत से पैर थे। ये देख तो नरसिंह भगवान और ज्यादा क्रोधित होकर एक नया अवतार गन्नाबेरुना अवतार लिया और उन दोनों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध बहुत ही भयानक था। काफी दिनों तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा। बाद में तीनों लोगों में डर का आतंक छा गया। तभी यहाँ आती है प्रत्यंगिया माता, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। वो युद्ध भी समाप्त करती है और नरसिंह भगवान को शांत भी कर देती है। इस माता से हर कोई डरता है। इस माता के आगे कोई भी इविल शक्तियाँ टिक नहीं पाती। इसीलिए तमिल की कहानियों से ये प्रचलित है। माता की पूजा होती है। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है 1922 में, जहां हम कलिंगा नाम के गांव में देखते हैं। यहां रुद्रा नाम के इंसान का घर दिखाया जाता है। रात का समय था। रुद्रा अपने घर में खाने के लिए बैठा था। उसकी वाइफ उसे खाना परोस रही थी। उसकी वाइफ मल्ली दरअसल बहरी थी, मगर वो अचानक से कुछ आवाज सुनती है और जंगल की ओर जाती है। रुद्रा भी उसके पीछे पीछे जाता है। रुद्रा को कुछ भी आवाज नहीं आई थी। वो सोचता है मल्ली को कैसी आवाज आई होगी। अब वो जंगल में मल्ली को ढूंढता है। मल्ली उसे एक जगह मिल तो जाती है, पर बहुत अजीब सी हालात में। रुद्रा उसे देख बहुत डरता है, क्योंकि मल्ली अजीब सी आवाजें कर खुद का ही हाथ काट कर खा रही थी। आखिर क्या हुआ था मल्ली को। अब सीन जाता है एक साइकिल सवार आदमी पर। उसे भी वही आवाज आती है जो मल्ली को आई थी। वो एक पेड़ के पास जाकर बड़ी बेरहमी से अपना सर फोड़ने लगता है। पेड़ पर टकरे मारता रहता है। अब दूसरे दिन भी हम देखते हैं रात के समय एक नावी आदमी की हजामत कर रहा था। तभी वो अपना वस्त्र ढूंढता है तो वो देखता है उसका वस्त्र एक लड़की ने लिया था। वो लड़की खुद का ही कान काट कर खा रही थी। अब दूसरे दिन सुबह सारे गांव वाले आते हैं गांव के राजा के पास और राजा को गांव में हो रही इन अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। सब गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब राजा अपने दादी के पास आता है। उसकी दादी बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। राजा सब हकीकत दादी को बताता है। दादी उससे कुछ कहती है और संदूक की ओर इशारा करती है। संदूक में राजा को एक किताब मिलती है। अब राजा उस किताब को लेकर गांव के बाहर जा रहा होता है। अब राजा अपनी बीवी और 2 बेटों को छोड़ आया था। राजा को पता चला था कि इस गांव पर एक श्राप है जो किसी चीज से खत्म किया जा सकता था, और वो राजा उसी चीज को ढूंढने घर से बाहर किताब लेकर निकला था। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ लोगों पर जो किसी लाश को ले जा रहे थे। उनके आगे लकड़ी की बनी एक सरहद आती है। ये लोग वो सरहद पार करते हैं और लाश वहां पर रखकर पीछे मुड़ जाते हैं। तभी इनमें से एक आदमी बूढ़े से कहता है, हम गांव वाले लोग ये क्या करते हैं लाश के साथ।
तब वो बूढ़ा कहता है, यह यहाँ का नियम है, जब आदमी मरता है तो उसे नेचर के हवाले करना पड़ता है, मगर यहाँ रूल थोड़ा अलग है। वो सब लाश नीचे रख आंखें बंद कर कर पीछे मुड़ जाते हैं। बूढ़ा कहता है, कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना वरना मारा जाएगा। तब हम देखते हैं एक बहुत डरावना खून से सना हाथ वहां आता है और उस लाश को उठाकर ले जाता है। क्या था ये लोग उस लाश को उस राक्षस के हवाले करने ही आए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इसी गांव के कुछ लोगों पर। तो पहला आदमी है लिंगा, जो मेन कैरेक्टर है। अब आगे हम देखते हैं इस गांव के जमींदार पटेल और उसके भाई बाले को, जो बहुत ज़्यादा हरामी इंसान थे। वो गांव की औरतों पर बुरी नज़र रखते और उनके साथ बुरा बर्ताव करते। अब इनके पास एक आदमी आता है, इनके आगे गिड़गिड़ाता है, कहता है, मुझे मेरी ज़मीन वापस दो, मेरे पास उसके सिवा कुछ नहीं। ये सुन बाले उस आदमी को ही मार देता है और पटेल कहता है, इसे उस सरहद पार इसकी लाश रख दो। अब हम देखते हैं इस गांव में, जहां गांव का दामाद अपने ससुर से कहता है, मुझे हमारे घर वापस जाना है। तब उसका ससुर कहता है, नहीं आज नहीं, आज तो गांव में बहुत बड़ी पूजा है, ताकि वो राक्षस इस गांव से दूर रहे। अब रात में वह पूजा होती है और दूसरे दिन हम देखते हैं लिंगा को, जो अपने दोस्त के साथ कहीं जाने का सोच रहा था। तब उस दोस्त के पिता आकर लिंगा से बहुत प्यार से बात करते हैं। यहाँ हमें ये समझता है लिंगा बहुत अच्छा है, मगर बेचारा अनाथ है। लिंगा और उसका दोस्त मोहन एक जगह आकर रुकते हैं। यहाँ ये समझता है लिंगा एक लड़की को पसंद करता है। वो लड़की थी पद्मा, जो वहाँ रोज पानी भरने आया करती थी। ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। अब लिंगा पद्मा से कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो लिंगा में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते वहाँ से चली जाती है। अब रात में लिंगा को एक सपना आता है। सपने में लिंगा को एक बहुत बड़ा स्टार, एक दौड़ता घोड़ा और उसी शक्तिशाली देवी की एक छोटी सी मूर्ति दिखती है। उसके ही साथ में एक राक्षसी आँख, चमत्कारी तलवार भी दिखती है और उसे अपने बचपन का रूप भी दिखता है। ये सब देख लिंगा डर के मारे उठ जाता है। दरअसल ये सपना लिंगा को पहली बार नहीं आया था, उसे हर बार यही सपने में सब कुछ दिखता था, यानी इन सब में लिंगा कहीं ना कहीं कनेक्ट था। अब दूसरे दिन सुबह हम जंगल में देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को, जो अपनी छोटी बेटी के साथ मायके जा रही थी। लड़की थोड़ी आगे चली जाती है और औरत लड़की को ढूंढते ढूंढते उसी गांव की सरहद की ओर जा रही थी। तभी वो बूढ़ा बाबा आकर उसे रोकता है, कहता है, तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ क्यों आई? औरत कहती है, मेरी लड़की चीनू इसी रास्ते गई होगी शायद। बूढ़े की बात ना सुन वो औरत सरहद क्रॉस करती है। इधर चीनू उस बाबा बूढ़े के पास आती है। सरहद के पार उस औरत को बड़े बहरे में से कोई मारता है और वो राक्षस उसे ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाली और उसके कुछ साथियों को। बाली एक छोटी लड़की को गंदी नजरों से देख रहा था और दोस्तों से कह रहा था, इस लड़की को उठा लो। तभी यहाँ पद्मा आती है और बाली पर हत्या तान उसे छोटी लड़की को छोड़ने कहती है। बाली दोस्तों से कहता है, उस लड़की को छोड़ दो। अब यहाँ बाली का ईगो हट हुआ था। वो रात में पद्मा के घर आकर उसे घर से बाहर खींचता हुआ लाता है, पद्मा पर जबरदस्ती करने लगता है, मगर यहाँ आ जाता है लिंगा और पद्मा को बचा लेता है और यहाँ से इनकी लव स्टोरी चालू हो जाती है। अब सीन जाता है एक साध्वी पर, यानी यह एक तांत्रिक थी। इसके सामने एक अब नॉर्मल औरत को लाया जाता है। वो साध्वी उस औरत के आगे कुछ पूजा करती है और उसे ठीक कर देती है। एक दिन हम देखते हैं मोहन के पास बाली आता है और कहता है, जिस दिन लिंगा मेरे हाथ आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मोहन के पिता को पद्मा और लिंगा के प्यार के बारे में पता चलता है। वो पद्मा के पापा से उनकी शादी की बात करने जाते हैं। तब पद्मा के पिता शादी से इनकार करते हैं क्योंकि लिंगा शराबी था
और वो कहते हैं जिसके पास जमीन होगी मैं उसी से पद्मा की शादी करवाऊंगा। लिंगा कहता है मेरे पास भी 2 एकड़ जमीन है, मगर पटेल के पास गिरवी है। मैं कल उससे मेरी जमीन छुड़वाऊंगा, शराब छोड़ अच्छे से काम करने लगूंगा। अब दूसरे दिन लिंगा आता है पटेल के पास। वहाँ बाली भी था। उसको देख बाली तो आग बबूला होता है। लिंगा पटेल से जमीन के कागज मांगता है। तो पटेल कहता है 53 साल पहले ये जमीन तेरे दादा हमारे पास गिरवी रखी थी। अगर अब तुझे ये जमीन चाहिए तो तू 10 साल का ब्याज भर और फिर ही ये जमीन तुझे मैं दूंगा। तब लिंगा कहता है 53 सालों से ब्याज भरते तो आए हैं हम लोग, पहले दादाजी, पिताजी और अब मैं भी तो ब्याज भरते रहता हूँ। अब मुझे जमीन मिलनी चाहिए। अब पटेल उसे 2 के बजाय 4 एकड़ जमीन देता है। लिंगा कागज लेकर वहां से चला जाता है और बाली पटेल पर चिढ़ता है। तब पटेल कहता है लिंगा को दी गई जमीन शापित है, अगर वो वहां गया तो मारा जाएगा और तेरा बदला पूरा होगा। दोनों भाई हंसने लगते हैं। अब हम देखते हैं जंगल में एक मजदूर को जो वहां काम करने आया था, मगर राक्षस उसे मार देता है। यह राक्षस बहुत ज्यादा डरावना था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम लिंगा का बचपन देखते हैं। लिंगा अपने दादा के साथ उसी जंगल के रास्ते जा रहा था। तब उसके दादाजी उसे एक राजा की कहानी सुना रहे थे। वो राजा बहुत ज्यादा क्रूर था। उसने बहुत से राज को नष्ट कर दिया था। उसके अख्तियारित आता था कालिंगा राज्य, जहाँ एक खजाना था जो अपने इस जंगल में है। दादाजी इतना कहते हैं और उन पर वह राक्षस हमला कर उन्हें मार देता है। लिंगा दादाजी को ढूंढने लगता है, मगर वो नहीं मिलते। अब कहानी प्रेजेंट में आती है तो ये लिंगा का सपना था जो हमने अभी फ्लैशबैक में देखा। लिंगा इस सपने को सोचकर अस्वस्थ हो जाता है। वो सोचता है यही 2 सपने मुझे बार बार क्यों आते रहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पद्मा और लिंगा की शादी हो रही है। अब शादी के बाद लिंगा मोहन को लेकर 4 एकड़ जमीन नापने का सोचता है। दूसरी तरफ पद्मा मंदिर से बाहर आ रही थी। तभी उसे वही तांत्रिक साध्वी दिखती है। वो पद्मा से कहती है तेरे पति पर मौत मंडरा रही है, वो कभी भी मर सकता है। ये सुन पद्मा थोड़ा डर जाती है। अब रात में लिंगा पद्मा से कहता है मैं जमीन नापने जाना चाहता हूँ। पद्मा उसे मना करती है क्योंकि साध्वी की बातें उसे याद आ रही थी। लिंगा कहता है मुझे कुछ नहीं होगा। अब लिंगा मोहन को लेकर अगले दिन जमीन नापने चला जाता है। वो उसी लकड़ी की सरहद पार करता है। वहाँ उन्हें बहुत से इंसानों के कंकाल दिखते हैं। अब ये दोनों यहाँ 2-3 दिन रुकने का सोच कर आए थे क्योंकि उन्हें जमीन नापनी थी। इधर पद्मा लिंगा को लेकर बहुत ज्यादा सोचती है। उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ बाली भी बहुत ज्यादा परेशान दिखता है क्योंकि सरहद पार करने के बाद भी लिंगा मारा नहीं गया था ऐसा। मगर हाँ, हमने भी अभी तक देखा था जो भी सरहद पार करता वो तो मारा जाता था, मगर लिंगा और मोहन अभी तक जिंदा थे। आश्चर्य की बात थी। पटेल बाला से कहता है वो जल्द ही मारा जाएगा। अब रात में बाली पद्मा के पास आकर कहता है लिंगा वापस नहीं आएगा, वो जल्द ही मारा जाएगा। ये सुन पद्मा बहुत ज्यादा परेशान होती है और अगले सीन में हम देखते हैं पद्मा लिंगा के पास आई थी उसे अपने साथ ले जाने, मगर ये लिंगा का भ्रम था। यहाँ पद्मा नहीं आई थी, मगर पद्मा की आवाज अभी भी लिंगा के कानों में गूंज रही थी। अब दूसरे दिन सुबह वही जंगल में मोहन नींद से उठता है तो आसपास लिंगा को ना देख थोड़ा डर जाता है और वो लिंगा को ढूंढने लगता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां लिंगा अपने दादा के साथ जंगल के रास्ते चल रहा था। दादाजी के मरने से पहले दादाजी ने कहा था कि इस संदूक में बहुत से सवालों के जवाब है, मगर जब दादाजी मारे गए तो वो संदूक भी यहीं कहीं गुम हो गई थी जो दादा के हाथ में थी।
अब प्रेजेंट में हमें ये समझता है कि लिंगा असल में यहाँ जमीन नापने नहीं तो उसी संदूक को ढूंढने आया था और बहुत ढूंढने के बाद उसे वो संदूक मिल भी जाता है। उसके सपनों से जुड़ी बातों का जवाब उसे मिल जाएगा, ऐसा लिंगा को लगता था। और लिंगा इस जंगल में बहुत बार आ चुका था, जो वो भी इसी संदूक को ढूंढने, मगर आज उसे वो मिल गया था। अब लिंगा संदूक खोलता है तो उसे एक किताब मिलती है। उसी किताब में एक चाबी भी थी। वो किताब पढ़ने लगता है। किताब में लिखा था 18वीं शताब्दी में एक राजा था। वो बहुत ज़्यादा लालची था। वो अपनी प्रजा पर कभी ध्यान नहीं देता, बस अलग अलग राज्यों पर हमला कर खजाना बढ़ाना चाहता था। उसकी नज़र एक बार कलिंगा राज्य पर पड़ी, मगर कलिंगा का राजा था राणा, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उस लालची राजा ने कलिंगा पर बहुत बार चढ़ाई की, मगर राजा राणा उसे पराभूत कर देता था। एक बार वो लालची राजा मारा गया। अब उसका वारस बना उसका बेटा शोमू। वो भी अपनी पिता की इच्छा पूरी करने का सोच रहा था। उसे कलिंगा राज्य काबू में करना था, पर वो भी नाकामयाब रहा। फिर अब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, और उस शोमू ने उंगली कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी कर दी। उसने काली शक्तियाँ हासिल की और एक राक्षस को प्रकट कर दिया। उसे मदद मांगी। तब उस प्रकट हुए राक्षस ने एक असुर बनाया, जो था दक्ष। ये असुर दक्षी के मदद से शोमू ने कलिंगा राज्य जीता था और वहाँ का खजाना वहाँ के भगवान अपने राज्य में ले आया था। वो कलिंगा का भगवान कोई और नहीं, कहानी की स्टार्टिंग में हमने देखी वही शक्तिशाली माता थी। माता को इस बात से बहुत ज़्यादा क्रोध आया था और उसने असुर दक्षी का काला जादू उसी के राज्य पर पलट दिया था, जहाँ एक बहुत बड़ा रोग आया था जिसमें लोग खुद को ही खा रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रुद्रा की बीवी कैसे खुद का ही हाथ खाने लगी थी। असुर दक्षी भी इन्हीं के राज्य में आतंक फैलाने लगा था, प्रजा को मारकर खाने लगा था, जिसे शोमू रोक नहीं पा रहा था। शोमू की पत्नी शकुंतला इस सब से परेशान होकर आती है एक महर्षि के पास। तब महर्षि उसे एक सुझाव देता है। कहता है, शकुंतला रानी, तुम उस शक्तिशाली देवी माता की स्थापना करो, पूरे रीति रिवाजों के साथ उसकी प्रार्थना करो, और सारी पूजा जब खत्म हो जाए तब तुम अपने ही परिवार के किसी इंसान की नर बलि दो, मगर उसके पहले तुम कलिंगा का खजाना और माता की प्रतिमा पाताल गंगा गुफा में रख दो। नर बलि वो भी घर के इंसान की, यानी हमने कहानी की स्टार्टिंग में जो राजा देखा था अपने दादी से बात करता, वो किताब लेकर कहीं गया था, वो असलियत में ये राजा ने ही उस किताब के और खुद की नरबली पाताल गंगा गुफा में दी थी। अब ऐसा लगता है ये जो राजा था वो कोई और नहीं, शकुंतला का ही वंशज था। शायद उसकी दादी यानी वो बुढ़िया हमने देखी वो कोई और नहीं शकुंतला ही थी, क्योंकि ये सब राज सिर्फ शकुंतला को ही पता था और गांव पर जो श्राप था वो हट गया था। अब लिंगा को जो सपने आते थे उसकी कड़ी उसी कहानी से जुड़ी थी, ये उसे पता चलता है। यानी ये लिंगा शायद उसी राजा का वंशज था, इसीलिए उसे ये सपने आते थे। शायद इस राक्षस को लिंगा ही रोक सकता था। महर्षि ने कहा था कि ये श्राप कभी नहीं हटेगा, कभी न कभी वो असुर दक्षी जागेगा और फिर से इस गांव में आतंक फैला देगा, लोगों को खाने लगेगा। पूर्णिमा के रात से ही उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती थी। अब लिंगा मोहन की मदद से वो खजाना ढूंढ लेता है और खजाना देख दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मगर यहाँ आ जाता है बाली और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। बाली कहता है, यहाँ जो आता है मारा जाता है, फिर तू कैसे बच गया? क्या राक्षस यहाँ से चला तो नहीं गया? तभी पीछे से बहुत डरावनी आवाज़ें आती है। यहाँ वही असुर दक्षी आकर बाली और उसके सब साथियों को मार कर खा जाता है।
इस असुदक्षी को लिंगा को नहीं मारा था, क्योंकि लिंगा उसी राजा का वंशज था। अगर असुदक्षी ने लिंगा को मारा होता तो उसका श्राप कुछ पल के लिए टूट सकता था। अब यहाँ लिंगा खजाने पर लटकी एक तलवार देखता है और वो सोचता है ये वही तलवार है जो राजा ने देखी थी। ये वही तलवार थी जिसे असुदक्षी को मारा जा सकता था, मगर जो स्टार्टिंग में जो राजा था उसे मार नहीं सका, इसीलिए खुद की नरबलि दे दी थी और जिससे असुदक्षी की शक्तियाँ सीमित हो गई। हो राज के सरहद के बाहर ही रह गया था। यानी हमने इस गांव के बाहर लाशें लाने वाले लोगों को देखा था जो असुदक्षी ही खा जाता था। सरहद के बाहर जो जाता उसे असुदक्षी ही खा जाता था। ये लाश गांव वाले राक्षस के हवाले करते ताकि वो जिंदा इंसान ना खाए, और यहाँ ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। प्रेजेंट में हम मोहन को असुदक्षी के सामने भागते हुए देखते हैं, जिससे वो लिंगा उसे मार सके। लिंगा उस असुदक्षी को मार देता है। यहाँ अब राक्षस का अंत हो गया था, लेकिन कुछ समय के लिए ही। अब कुछ दिनों बाद हम लिंगा को देखते हैं। जो लिंगा को हमने पहले देखा था वो लिंगा गरीब था, मगर अब लिंगा को खजाना मिल गया था और राजा का वंशज होने के कारण एक खजाना उसी के पूर्वजों का था। यानी इस खजाने पर सिर्फ लिंगा का अधिकार था। लिंगा खजाना लेकर वह गांव छोड़कर ही चला जाता है। अब लास्ट में यहाँ एक सस्पेंस समझता है कि लिंगा जंगल में जाने से पहले पद्मा ने उसके हाथों पर एक तावीज बांधी थी, जो तावीज उसी साध्वी ने दी थी, और शायद इसी शक्तिशाली माता ने लिंगा की असुदक्षी को मारने में मदद की थी और उसे ये गांव छोड़कर जाने को भी कहा था। अब हम देखते हैं उसी कलिंगा गांव में जहां पूर्णिमा की रात आती है और हम देखते हैं असुदक्षी फिर से जिंदा हो गया था। अभी तो वो और ज्यादा शक्तिशाली भी हो गया था। अब यह कहानी का अंत क्या होगा? क्या असुदक्षी को मारने लिंगा फिर से गांव में आएगा या नहीं? क्या वो राक्षस ऐसे ही मासूमों को खाता रहेगा या उसका कभी अंत भी हो पाएगा?